हो गया। चलो देखो भाई, अब यहां से इम्यूनोलॉजी स्टार्ट होती है, जो है अब तक तो जस्ट बेसिक था। आज है एंटीजेंस के बारे में। एंटीजन का टॉपिक है आज, ठीक है। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट आर द एंटीजेंस। एंटीजेंस क्या होते हैं? देखो क्या होते हैं एंटीजेंस। देखिए बड़ा संभल के बात बोलनी है हर एक बात यहाँ पर, क्योंकि एंटीजेंस वो मॉलिक्यूल्स हैं, और मॉलिक्यूल्स में जोड़ोगे आप फॉरेन मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब बाहर से आए हुए मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करते हैं। तो सबसे पहले एंटीजेंस जो है बेसिक देख उस पर देखें तो बेटा ये सेल्फ भी हो सकते हैं, इम्यून रेस्पॉन्स को इंक्रीज करेंगे, इम्यून रेस्पॉन्स को बढ़ाएंगे, रेस्पॉन्स वो नहीं करेंगे। और दूसरा है नॉन सेल्फ। दो टाइप के एंटीजेंस को आप बेसिक कह सकते हो। सेल्फ वो होते हैं जो हमारी बॉडी में होते हैं, बॉडी के अंदर जो हम कह देंगे उनको हम क्या कह देंगे, सेल्फ बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम कह सकते हैं न्यूक्लिक एसिड है ना, प्रोटीन्स हैं, ये सभी क्या हैं, ये अभी आपके सेल्फ एंटीजेंस के बेस पे हमको कह सकते हैं। जो सेल्फ एंटीजेंस होंगे उनका इम्यून रेस्पॉन्स में इतना ज्यादा कह सकते हो वो इंक्रीज नहीं करते हैं। मतलब एंटीजन तो है, इम्यून रेस्पॉन्स को इंक्रीज भी करेंगे, लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो नॉन सेल्फ होते हैं उनको हम फॉरेन मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, फॉरेन मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है ये इम्यून रेस्पॉन्स को ज्यादा इंक्रीज करते हैं, इनका मेनली इम्यून रेस्पॉन्स में काम है। और इस पे जो आएगा नॉन सेल्फ में हम बैक्टीरिया कहेंगे, वायरस कहेंगे, और या फिर हम कोई पैरासाइट ये कह देंगे। ये सभी आपके किस में आते हैं, नॉन सेल्फ एंटीजन में आते हैं, ठीक है। तो एक बात को आपको समझ में आ गया होगा कि दो टाइप के एंटीजेंस के यहां पे हम कह सकते हैं, एक सेल्फ एक नॉन सेल्फ। और सेल्फ वो होते हैं जो हमारी बॉडी से रिलेटेड है, मतलब बाहर के नहीं है अंदर के हैं, तो वो इतना ज्यादा इम्यून रेस्पॉन्स को इंक्रीज नहीं करेंगे, करेंगे लेकिन इतना नहीं करेंगे। दूसरा जो नॉन सेल्फ है वो बाहर से आते हैं, अब वायरस है, पैरासाइट्स है, तो वो हमारे इम्यून रेस्पॉन्स को ज्यादा डेवलप करते हैं, इंक्रीज करते हैं, ठीक है। अब देखिए बैक्टीरिया है, वायरस है, पैरासाइट्स है, ये सभी ये जो है बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, ये सभी के सभी अलग अलग इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो कंपोजिशन होती है। कोई कार्बोहाइड्रेट्स का है, कोई प्रोटीन्स का है, कोई न्यूक्लिक एसिड बना होगा, कोई लिपिड प्लस प्रोटीन्स बना हुआ है ना। तो जितना ज्यादा बाहर से मॉलिक्यूल्स कोई आया है और उसकी उतनी ज्यादा डिफरेंट है, डिसिमिलर है। हमारी बॉडी में जो न्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन्स है, सेल्फ वाले हैं, वो हमारी बॉडी से रिलेट करते हैं। लेकिन बाहर से जो आ रहे हैं बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स, उनकी जो स्ट्रक्चर है, उनका जो कंपोजिशन है, वो हमारी बॉडी से कहीं ना कहीं थोड़ा डिसिमिलर है, अलग है। तो जितना ज्यादा डिसिमिलर होगा उतना हमारी बॉडी को इम्यून रेस्पॉन्स को इंक्रीज करेगा। मेरा पॉइंट समझे ग्रुप क्या है? पॉइंट ये है कि अगर हमारी बॉडी से मिलता जुलता है तो इम्यून रेस्पॉन्स को कम डेवलप करेगा, और बाई चांस वो हमारी बॉडी से बहुत ज्यादा डिसिमिलर है, उस केस में वो हमारी बॉडी के इम्यून रेस्पॉन्स को ज्यादा इंक्रीज करेगा। मेरा ये पॉइंट है, इस पॉइंट को आप समझ गए होगे। तो आप यहां ध्यान रखना कि डिफरेंट टाइप के एंटीजेंस हैं, बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, सभी की कंपोजिशन अलग है, ठीक है। अगर हमारी बॉडी से वो मिलता जुलता है, रिलेट करता है, देन इम्यून सिस्टम हमारा जो डेवलप होगा वो कम डेवलप होगा। और जैसे जैसे जो डिसिमिलरिटी है अगर वो ज्यादा होती है, उस केस में इम्यून सिस्टम जो है वो इंक्रीज हो। क्योंकि अगर सिमिलर है तो हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो ये कहेगा कि हमारा ही है कुछ, है ना, तो इतना ज्यादा उसके अगेंस्ट काम नहीं करता है, काम तो करेगा। लेकिन अगर डिसिमिलर है, कोई बाहर का आता है, उसके रेस्पॉन्स में हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो ज्यादा डेवलप होता है, ज्यादा जो रिएक्ट वो करता है। यहां तक बात क्लियर है मोनिका? अब देखिए जैसे ही कोई एंटीजन
हमारी बॉडी में गया, चाहे वो सेल्फ हो या नॉन सेल्फ हो, नॉन सेल्फ की आगे बात रखोगे, तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप होती है। उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में एंटीबॉडी जो है वो डेवलप होती है, और वो एंटीबॉडी उस एंटीजेंस को न्यूट्रलाइज करेंगे या उसको मारेंगे। उसके डिफरेंट तरीके हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे, है ना। तो उसके हिसाब से हमारी बॉडी जो है वो प्रोटेक्ट करती है, हमारी बॉडी का जो है वो प्रोटेक्शन होता है। अब इससे आगे स्टार्ट करने से पहले दो टर्म को आपको जानना जरूरी है। पहला है एंटीजेनिसिटी, एंटीजेनिसिटी, इस टर्म को जान लीजिए। और दूसरा जो है इम्यूनोजेनिसिटी। ये दो टर्म को आपको जान लेना जरूरी है, उसके बाद आगे जो है कहानी चलेगी। अब व्हाट आर द एंटीजेनिसिटी कौन बताएगा? व्हाट आर द एंटीजेनिसिटी कौन बताएगा? और व्हाट आर द इम्यूनोजेनिसिटी ये कौन बताएगा? देखिए, पहले बात करते हैं एंटीजेनिसिटी की। एंटीजन की कुछ क्षमता है ना। तो मैं ये कह दूं, द प्रॉपर्टी ऑफ एनी एंटीजेंस दैट प्रोड्यूस इम्यून रेस्पॉन्स, है ना, या प्रॉपर्टी ऑफ एनी एंटीजेंस दैट हैव द कैपेसिटी टू बाइंड द इम्यून रेस्पॉन्स। और इम्यून रेस्पॉन्स मतलब एंटीबॉडी, समझे? कोई एंटीजन है, उसकी कितनी बाइंडिंग कैपेसिटी है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, वो कितनी क्षमता के साथ बाइंड हो सकता है इम्यून रेस्पॉन्स के प्रोडक्ट के साथ। और इम्यून रेस्पॉन्स का प्रोडक्ट क्या है? एंटीबॉडी। उसको हम कहेंगे एंटीजेनिसिटी। बात क्लियर जगरूप? अब इम्यूनोजेनिसिटी उसको कहते हैं कि कोई कितनी पावर के साथ किसी इम्यून रेस्पॉन्स को इंक्रीज कर रहा है। दोनों अलग अलग टर्म है, दोनों अलग टर्म है, ठीक है। ध्यान रखना, एंटीजेनिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी एंटीजेंस दैट कैन बाइंड टू द प्रोडक्ट ऑफ इम्यून रेस्पॉन्स। प्रोडक्ट मींस एंटीबॉडी। और इम्यूनोजेनिसिटी मींस कितनी क्षमता के साथ, कैपेसिटी के साथ वो इंड्यूस कर रहा है इम्यून रेस्पॉन्स को, उसको हम कह देंगे इम्यूनोजेनिसिटी। और जो इम्यून रेस्पॉन्स यहां डेवलप होगा, इट मे बी ह्यूमरल इम्यूनिटी, इट मे बी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। बात दोनों में क्लियर? अब नई टर्म यहां हमने आपको बता दी दोनों टर्म। तो दोनों टर्म से एक बात तो क्लियर हो सकती है, या आगे उसको हम डिफाइन करते हैं, उससे आगे पहले चलिए देखिए एक बार एंटीजेंस के बेस पे, उसके बाद इन टर्म को लेके आएंगे आगे दोबारा से। जो एंटीजेंस हैं दे में भी दो टाइप के, एक आपका कहोगे इम्यूनोजेंस, क्या कहोगे? इम्यूनोजेंस। और दूसरा कहोगे आपको इनको हेप्टेन, क्या कहोगे? हेप्टेन, ठीक है। ये टीई होगा यहां पे, हेप्टेन। समझिए बात को? दो टाइप के एंटीजेंस होते हैं, इनकी कहानी समझ लीजिए पहले अच्छे से, उसके बाद आगे स्टार्ट करेंगे हेप्टेन के। देखिए बेटा, इम्यूनोजेंस आर दोज एंटीजेंस दैट कैन इंड्यूस इम्यून रेस्पॉन्स, जो इम्यून रेस्पॉन्स को इंक्रीज कर सकते हो, उनको हम कहेंगे इम्यूनोजेंस। ध्यान रखना, जो कर सकते हैं। और इस केस में बैक्टीरिया आ जाएगा, इस केस में वायरस आ जाएगा, इस केस में पैरासाइट्स आ जाएगा। लिख देता हूं, बैक्टीरिया आ जाएगा इस केस में, वायरस आ जाएगा इस केस में, और पैरासाइट आ जाएगा, ठीक है। और हेप्टीज वो होते हैं जो इंड्यूस नहीं कर सकते, इम्यून रेस्पॉन्स को इंड्यूस नहीं कर सकते, इम्यून रेस्पॉन्स को इंड्यूस नहीं कर सकते। है तो एंटीजन, लेकिन इम्यून रेस्पॉन्स को इंड्यूस नहीं कर सकते। उसकी प्रॉपर्टी मैं बताऊंगा आगे, क्या क्या क्यों नहीं कर सकते, उसकी प्रॉपर्टी है। अब प्रॉपर्टी पहली बार यहां पे ये है कि इनका स्मॉल साइज होता है। क्या होता है? इनका स्मॉल साइज होता है। और एक प्रॉपर्टी है, अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स का, मॉलिक्यूल्स मींस एंटीजेंस, अगर उसका मॉलिक्यूलर वेट 5 kd किलो डाल्टन से अगर कम है, तो वो एंटीजेंस इम्यून रेस्पॉन्स को इंक्रीज नहीं कर सकता। और हेप्टेन वही मॉलिक्यूल्स हैं जिनका साइज जो है 5 kd से नीचे है, इसलिए ये इम्यून रेस्पॉन्स को इंक्रीज नहीं कर सकते। है तो एंटीजन, लेकिन इम्यून रेस्पॉन्स को इंक्रीज ये नहीं कर सकते। इस बात को आप ध्यान रखें, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है
इसमें से एक लाइन और आपको निकल के आ सकती है कि मैं एक वर्ड लिख देता हूं, इंडिपेंडेंटली नॉट वर्क। ये अकेले जो है वो काम नहीं कर सकते, ये अकेले वो काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहां से एक टर्म निकालते हैं, मेरी स्टेटमेंट सुनिए। अब मैं ये कह दूं आपसे कि ऑल एंटीजेंस आर नॉट इम्यूनोजेंस। ऑल एंटीजेंस आर नॉट इम्यूनोजेंस। स्टेटमेंट गलत हो जाएगी क्योंकि हेप्टीन भी तो नहीं करते। मैं यह कह दूं कि ऑल हेप्टीन्स आर एंटीजेंस, ये हो सकता है, लेकिन कांट प्रोड्यूस इम्यून रेस्पॉन्स। तो ऐसी कोई टर्म आपको यहां से निकाल के 5-4 टर्म आप बना सकते हो या सोच सकते हो। मैंने कह दिया कि ऑल इम्यूनोजेंस आर नॉट एंटीजेंस, क्योंकि हेप्टीन्स करते नहीं, वर्क करते। ऑल एंटीजेंस कैन नॉट प्रोड्यूस इम्यून रेस्पॉन्स, ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। मतलब ऐसी कोई स्टेटमेंट आती है तो उसको आपको सोच समझ के वहां पे आंसर करना है। क्यों? ऑल एंटीजेंस कैन इंड्यूस, नहीं कैन इंड्यूस इम्यून रेस्पॉन्स, ये नहीं है ना। चलिए, तो ये इम्यूनोजेनिसिटी और इसकी थोड़ा टर्म इसके याद रखना है आपको समझ के। अब आगे कहानी करते हैं इसमें से। जब हमारी बॉडी के अंदर ये बैक्टीरिया, वायरस या पैरासाइट्स गया है और हमारी इम्यून सिस्टम को इंड्यूस किया है, और इम्यून सिस्टम इंड्यूस करने का मतलब क्या है? एंटीबॉडी डेवलप हुई है, यही हुई है। और ये एंटीजन किसनी प्रॉपर्टी के साथ इन एंटीबॉडी से बाइंड हो रहा है, वो हम उसने बोल दिया है एंटीजेनिसिटी, है ना। और कितनी तेजी से इम्यून रेस्पॉन्स को डेवलप कर रहा है कैपेसिटी के साथ, उसको हमने बोल दिया है इम्यूनोजेनिसिटी। ठीक है, अब ये हेप्टीन हमारी बॉडी के अंदर गए हैं। जब हेप्टीन हमारी बॉडी के अंदर गए हैं तो इन्होंने किसी भी टाइप की एंटीबॉडी जो है वो डेवलप नहीं की है, क्योंकि इंडिपेंडेंटली ये इम्यून रेस्पॉन्स को इंक्रीज नहीं करते हैं। संदेह बात क्लियर है? ठीक है, अगर इन हेप्टीन्स को दिस इज द हेप्टीन्स, ये हेप्टीन है, अगर ये एक कैरियर मॉलिक्यूल्स के साथ अगर बाइंड होके, जिसको हमने क्या बोला है हिंदी में या फिर उसमें लिख लिए कंजुगेट, क्या बोल दिया है? कंजुगेट, या तो कैरियर प्रोटीन बोल दीजिए या फिर कंजुगेट बोल दीजिए। अगर ये हेप्टीन इस कैरियर प्रोटीन्स के साथ या कंजुगेट के साथ बाइंड होके अगर हमारी बॉडी में जाता है, क्या गया? होस्ट बॉडी में। अगर ये होस्ट बॉडी में गया है, देन एंटीबॉडी जो है वो डेवलप होगी, या हम कह सकते हैं इम्यून रेस्पॉन्स जो है वो डेवलप होगा। इट मींस कंजुगेट्स आर दोज प्रोटीन्स, दोज कैरियर प्रोटीन्स दैट कैरी टू द हेप्टीन्स एंड इंक्रीज द इम्यूनोजेनिसिटी ऑफ द हेप्टीन। ये टर्म बोल सकता हूं मैं? हाँ, तो इसलिए हेप्टीन्स की प्रॉपर्टी को इंक्रीज करते हैं कि वो इम्यून रेस्पॉन्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें। देखिए ऊपर वाले केस में जब देखोगे राखी बेटा, देखो एक बार इधर, जब इम्यूनोजेंस गए हैं, चाहे वो वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे आपका पैरासाइट्स हो, तो बैक्टीरिया गया है तो बैक्टीरिया अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप होगी, वायरस गया है तो वायरस के अगेंस्ट डेवलप होगा या पैरासाइट डेवलप होगा। यहां पर जब हेप्टीन जाता है तो हेप्टीन्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप होनी है, ये बात आप समझ रहे होगे। एक टाइप की एंटीबॉडी तो ये डेवलप होगी। दूसरा, इस कंजुगेट्स के अगेंस्ट भी एंटीबॉडी डेवलप होगी, ठीक है। और तीसरा, हेप्टीन कैरियर के प्लस में एंटीबॉडी डेवलप होगी, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के एक टाइप की एंटीबॉडी यहां पे और डेवलप होगी। इट मींस 3 टाइप की एंटीबॉडी यहां पर डेवलप हो रही है, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हैं, अगर मेरे हिसाब से आप सोचो, अगर कंजुगेट ने इस हेप्टीन्स के साथ बाइंड हुआ है तो 3 टाइप की एंटीबॉडी डेवलप हुई है, और वो एंटीबॉडी यहां तो सिर्फ एक ही टाइप की एंटीबॉडी डेवलप होगी, यहां पे 3 टाइप की एंटीबॉडी डेवलप हुई है। इट मींस इम्यून रेस्पॉन्स देखा जाए तो यहां पे और ज्यादा अच्छा हो जाता है। तो कंजुगेट्स हमेशा ध्यान रखना,
वो कैरियर प्रोटीन्स हैं, वो मॉलिक्यूल्स हैं जो इंक्रीज करते हैं इम्यून रेस्पॉन्स को, और इम्यून रेस्पॉन्स भी जो है वो डाइवर्सिफाई होता है, डाइवर्सिफिकेशन जो है वो ज्यादा है, ज्यादा इंक्रीज होगा। समझे बात को? और 3 टाइप की एंटीबॉडी यहां पर डेवलप होंगी, इस बात को आप ध्यान रखें। भारती क्लियर है बेटा? अब हेप्टीन का अगर आपसे कोई एग्जांपल पूछ लिया जाए कि सर ये बताइए कि हेप्टीन के एग्जांपल्स क्या है, देन आप कोई भी वैक्सीन, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन है ना, पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक है। तो एंटीबायोटिक जब भी बात होती है तो डाइवर्सिफिकेशन में यूज होता है ना, किसी भी व्यक्ति वगैरह किल मरने के लिए। मतलब हेपेटाइटिस का एग्जांपल आप पेनिसिलिन लिखिए। जो अकेला अगर देते हो उस केस में ये इम्यून रेस्पॉन्स को डेवलप नहीं करता, अगर किसी के साथ मिला के देते हैं तो उस केस में ये इम्यून रेस्पॉन्स को इंक्रीज। या फिर 2,4-DNP डाइनाइट्रोफिनोल इज अनदर एग्जांपल ऑफ हेपेटाइटिस। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख देता हूं, पेनिसिलिन या 2,4-DNP, ये एग्जांपल्स है बेटा हेपेटाइटिस के। ये बात आप ध्यान रखें साथ साथ इसमें, ये सारा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब बार बार एंटीबॉडी की बात हो रही है और बार बार एंटीजन्स की बात हो रही है, तो थोड़ा सा मैं एक एंटीजन की स्ट्रक्चर बताता हूं आपको। मानिए ये क्या है, ये आपका एक एंटीजन है, दैट द एंटीजन, समझाने के लिए है बस। अब यहां पर जो ये साइट है, ये साइट है, इस पे ये साइट किसके लिए? इन एंटीबॉडीज के लिए। किसके साइट के लिए है इसको? ये एंटीबॉडीज के लिए, जहां पे एंटीबॉडी बाइंड होते हैं। उस साइट को हम क्या बोलेंगे? एपिटॉप्स। क्या बोलेंगे? एपिटॉप्स। ध्यान रखें इस बात, एपिटॉप, एपिटॉप्स बोलेंगे। एपिटॉप्स एंटीजन पर पाए जाने वाली वो साइट है जहां पर एंटीबॉडी बाइंड होती है। समझे वो सुनीता? ये समझे? हो गया? तो एपिटॉप वो साइट है एंटीजन पर जहां पर आके एंटीबॉडी जो है वो आपको क्या होती है? आपकी बाइंड होती है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सर कुछ ऐसा कोई स्पेसिफिक होता है क्या? तो समझाने के लिए सिंपल सी बात ये है, जो ये एपिटॉप का जो सीक्वेंस होगा, जैसे ये मेरा एंटीजन है, इस पर ये सीक्वेंस है, यहां पे आके ये एंटीबॉडी जो है ऐसे बाइंड होती है। जो ये सीक्वेंस होता है ये 6 to 8 अमीनो एसिड्स का जो है बना होता है। हाउ मेनी अमीनो एसिड्स? 6 to 8 अमीनो एसिड जो है ये एपिटॉप जो है वो आपका बना होता है, ठीक है। अब देखिए एक एंटीजन है, उस पर एक एपिटॉप भी हो सकता है, उसको हम मोनोवेलेंट बोल देंगे। मोनोवेलेंट एक है। अगर 2 हैं तो उसको हमने डाइवेलेंट बोल दिया है। और जो 2 हैं दैट मे बी सिमिलर और दैट मे बी डिसिमिलर, ये भी ध्यान रखें। इट मींस इस पर एक ही टाइप की एंटीबॉडी बाइंड हो सकती है और अलग अलग टाइप की एंटीबॉडी बाइंड हो सकती है। अगर एक टाइप की एंटीबॉडी बाइंड हो रही है एंटीजेंस पर आके तो उसको हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बोल देते हैं, है ना। या बाइंड होने की साइट को, भाई एक ही साइट है, मान लीजिए एंटीजेंस है, इस पर ये 3 साइट है ऐसे, और तीनों साइट क्या है? सिर्फ एक ही एंटीबॉडी के लिए है, तो इसको हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बोल सकते हैं या प्रोडक्शन बोल सकते हैं। और अगर ये 3 साइट जो है ये अलग अलग टाइप की हैं तो इसको हम पॉलीक्लोनल बोल सकते हैं। ये अलग से टॉपिक है, मैं जस्ट समझा रहा हूं आपको। तो एंटीजेंस पर जो साइट होगी दैट मे बी सिमिलर, दैट मे बी डिसिमिलर, दैट मे बी सिंगल, दैट मे बी डबल, ट्रिपल, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखें। अगर सिंगल है तो मोनोवेलेंट, डबल है तो डाइवेलेंट, ट्रिपल है तो ट्राइवेलेंट, इस टाइप से उसको बोल सकते हो आप, ठीक है। यहां तक बताइए एक बार सुमित, कोई? हाँ सुमित, हाँ बता, कोई यहां तक कोई डाउट हो तो? जरूर आगे ना, चलो बता बेटा साथ साथ, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मेन बात करते हैं जो एंटीजेंस की प्रॉपर्टीज है कि एंटीजेंस किस किस बेस पर हमारा ये इम्यून रिस्पॉन्स को इंक्रीज करता है या बढ़ाता है। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है उसको रखता हूं मैं साइज को। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? साइज। सबसे पहली प्रॉपर्टी अब ये ध्यान रखना, प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं।
प्रॉपर्टीज में सबसे पहला है साइज। अगर किसी एंटीजन का एक स्पेसिफिक जो साइज होता है उससे अगर नीचे है तो वो एंटीजन इम्यून रेस्पॉन्स को इंक्रीज नहीं करेगा, और वो साइज क्या है 5 kDa। अगर इस साइज से कोई एंटीजन बड़ा है देन इम्यून रेस्पॉन्स को जो है वो क्या करेगा, डेवलप करेगा। इम्यून रेस्पॉन्स को क्या करेगा, डेवलप करेगा। मैं ये कह दूं कि एक तो एंटीजन जो है वो 5 kDa का है, एक 7 kDa का है और एक 15 kDa का है ना। तो जितना ज्यादा साइज बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा इम्यून रेस्पॉन्स जो है वो भी आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है ना। साइज जो है इंक्रीज होता जाएगा। अगर साइज कहीं 5 kDa से कम है उस केस में वो क्या है, इम्यून रेस्पॉन्स को इंक्रीज नहीं करेगा और वो किसकी कैटेगरी में आ जाएगा, हेप्टीन्स की कैटेगरी में आ जाएगा। ये बात ध्यान रखें आप। दूसरा देखो, अब दूसरी प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्सिटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट अपने आप में टॉपिक है, कॉम्प्लेक्सिटी। देखिए जितना भी कोई एंटीजन, जो भी एंटीजन जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा उतना ज्यादा क्या होगा, आपका इम्यून रेस्पॉन्स होगा। उतना ज्यादा क्या होगा, इम्यून रेस्पॉन्स होगा। जो एंटीजन जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा उतना ज्यादा वो क्या होगा, आपका इम्यून रेस्पॉन्स शो करेगा। अब इस पे बात कर लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से। साइज का तो सिंपल फंडा समझ में आ गया होगा। देखिए मैंने कहा एंटीजेंस में भी प्रोटीन्स, एंटीजेंस में भी कार्बोहाइड्रेट्स, है ना, कंपोजिशन उनकी। एंटीजेंस में भी लिपिड्स। सबसे ज्यादा जो इम्यून रेस्पॉन्स शो करेगा वो होगा प्रोटीन्स में। किसमें होगा, प्रोटीन्स में। क्योंकि प्रोटीन्स जो हैं वो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई होते हैं, वो डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर जो है वो ऑक्युपाई कर सकते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी, है ना, डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर जो है वो ऑब्टेन कर सकती है। तो प्रोटीन्स के केस में अगर पढ़ो तो प्रोटीन्स अगर हैं उसकी कंपोजिशन एंटीजेंस की, तो इम्यून रेस्पॉन्स जो है वो सबसे ज्यादा डेवलप होगा। ये बात ध्यान रखें, इम्यून रेस्पॉन्स सबसे ज्यादा डेवलप होगा। मैं 3 एरो लगा देता हूं, ये 3 एरो, ठीक है। अब इसमें भी कहानी है आगे जाके। प्रोटीन्स तो भैया आपके हो सकते हैं क्या, सिंपल भी, प्रोटीन्स हो सकते हैं आपके कॉम्प्लेक्स भी, उस केस में देखा जाएगा। अब इन प्रोटीन्स के अंदर सबसे ज्यादा एंटीजेंसिटी जो है या इम्यूनोजेंसिटी जो है वो किसके अंदर पाई जाएगी, जो हेट्रोपॉलीमर है। कौन से, हेट्रोपॉलीमर। अब हेट्रोपॉलीमर का मतलब आप समझते होंगे, हेट्रोपॉलीमर वो पॉलीमर होते हैं जिनमें डिफरेंट टाइप की पेप्टाइड चेन जो है वो पाई जाती है, और मेनली हेट्रोपॉलीमर में एरोमेटिक अमीनो एसिड। एरोमेटिक अमीनो एसिड अगर किसी भी एंटीजन के अंदर पाए जा रहे हैं कंपोजिशन में, तो उनकी सबसे ज्यादा जो है वो इम्यून रेस्पॉन्स को शो करेंगे जरूर। हाँ वही ध्यान रखना, अगर कोई प्रोटीन है, एंटीजन का कंपोजिशन है और उसके अंदर हेट्रोपॉलीमर है, और हेट्रोपॉलीमर में भी अगर एरोमेटिक अमीनो एसिड्स हैं, तो उनके अंदर सबसे ज्यादा क्या पाई जाएगी, आपकी इम्यूनोजेंसिटी जो है वो पाई जाएगी। आप ध्यान रखें, ठीक है। तो सबसे ज्यादा सबसे ऊपर रखोगे आप किसको, एरोमेटिक को, फिर कह देना सर हेट्रोपॉलीमर है, और फिर आप जाकर आ जाएगा होमोपॉलीमर आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर तो मैं प्रोटीन्स के बेस पे बता देता हूं आपको। ये हो गया एरोमेटिक अमीनो एसिड सबसे ज्यादा, फिर हेट्रोपॉलीमर, और फिर आपका होमोपॉलीमर। ये इसकी सबसे ज्यादा एक सीरीज हो जाएगी जो इम्यूनोजेंसिटी को या इम्यून रेस्पॉन्स को आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए प्रोटीन्स भी होते हैं 2 टाइप के। वो प्रोटीन्स जो बेटा एल टाइप है, और वो प्रोटीन जो कैसे हैं, डी टाइप। अब एल टाइप का मतलब समझ रहे होगे आप, लिवो
रोटेटरी, जो किसी भी प्लेन पोलर लाइट को लेफ्ट में रोटेट करते हो, और डी वो होते हैं जो राइट में करते हो। अब अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो यूकैरियोट्स हैं मोस्टली, उन सबके अंदर मोस्टली वो एल टाइप के अमीनो एसिड ही पाए जाते हैं, डी टाइप के बहुत रेयर पाए जाते हैं। और एल टाइप में सिर्फ किसको छोड़ के, ग्लाइसिन को छोड़ के सभी की सभी अमीनो एसिड जो हैं वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट में ही रोटेट करते हैं, ठीक है, इसलिए इनको हम एल टाइप अमीनो एसिड बोलते हैं। तो अगर ये आ जाए प्रोटीन के बेस पे ही बताइए कि एल टाइप ज्यादा इम्यून रेस्पॉन्स शो करेंगे या डी, है ना, तो आप कहोगे भैया एल टाइप जो है ज्यादा करेंगे एज कंपेयर टू डी के। ये भी आप ग्राफ साथ साथ बना लें। लिबोरोटेटरी जो अमीनो एसिड्स हैं दे इंड्यूस मोर इम्यून रेस्पॉन्स एज कंपेयर टू डेक्स्ट्रो रोटेटरी अमीनो एसिड्स। ये बात आप ध्यान रखें साथ साथ, ठीक है। ये होगी प्रोटीन्स की बात। अब बात करते हैं हम कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं। अच्छा, एक बात और समझ में आए थोड़ा सा, अगर मैं ये कह दूं कि प्रोटीन्स है हमारी बॉडी के अंदर जो बाहर से आ रहे हैं एज ए एंटीजेंस, तो वो कौन सी वाली सेल्स को इंक्रीज करेंगे? अगर आपके हिसाब से अगर क्वेश्चन आ जाए, मैं क्वेश्चन दे दूं सिंपल सा कि प्रोटीन्स है, एक एंटीजन है, ये इसकी कंपोजिशन प्रोटीन्स की है, और प्रोटीन्स में भी मैं कह देता हूं ये एरोमेटिक अमीनो एसिड ज्यादा है, इट मींस इम्यून रेस्पॉन्स बहुत ज्यादा डेवलप होगा, है ना। तो कौन सी टाइप की सेल डेवलप होंगी? तो ध्यान रखना बी और टी सेल्स की सेल्स जो है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव इस केस में पाई जाती, और मोस्टली बी और सी सेल्स, टी सेल ही इफेक्टिव होंगी, तभी तो न्यूट्रलाइज होगा, तभी तो एंटीबॉडी प्रोडक्शन होगी। कोई भी बाहर से एंटीजन आया है, अगर आपके अंदर बी सेल्स एक्टिवेट नहीं हुई तो एंटीबॉडी कहां डेवलप होंगी, और एंटीबॉडी जब तक डेवलप नहीं होंगी तब तक आप कह सकते हो कि जो इम्यून रेस्पॉन्स, हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिवेट नहीं होगा। चलिए, प्रोटीन्स की बात हो चुकी, दूसरी बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट्स, जब कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं तो ये प्रोटीन के कंपेयर में थोड़ा सा इम्यून रेस्पॉन्स को कम इंड्यूस करता है। प्रोटीन के कंपेयर बात कर रहा हूं मैं। वैसे देखा जाए कार्बोहाइड्रेट्स में भी पॉलीसैकेराइड, में भी डाइसैकेराइड, और में भी मोनोसैकेराइड्स। तो अगर कार्बोहाइड्रेट्स में देखा जाए पॉलीसैकेराइड हो देन इम्यून रेस्पॉन्स ज्यादा डेवलप होगा, डाइसैकेराइड है तो कम होगा, और मोनो है तो और कम होगा। तो इसके बेस पे भी आप ऐसे पी डी एम, इसको भी आप ऐसे याद कर सकते हो कि अगर कार्बोहाइड्रेट्स किसी एंटीजन के कंपोजिशन है तो उस केस में अगर पॉलीसैकेराइड है तो इम्यून रेस्पॉन्स ज्यादा डेवलप होगा, और अगर डाइसैकेराइड है तो फिर और कम होगा, और मोनोसैकेराइड है तो और कम होगा। और प्रोटीन के कंपेयर में तो ऐसे ही कम होना ही है, प्रोटीन तो सबसे पहले है। अब तीसरा देखिए लिपिड की बात करें। लिपिड की बात करें तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स एक दोनों के केस में इसकी जो इम्यून रेस्पॉन्स जो है वो आपका क्या होता है, वो कम डेवलप होता है। इम्यून रेस्पॉन्स कम डेवलप होता है, ध्यान रखना, बहुत कम डेवलप होता है। और लास्ट फोर्थ में क्या बात है आपकी, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड के केस में इम्यून रेस्पॉन्स लगभग ना के बराबर होता है। मैं जीरो तो नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत ही कम इम्यून रेस्पॉन्स जो है वो डेवलप होता है, बहुत कम इम्यून रेस्पॉन्स डेवलप होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना भाई। इसके केस में, किसके केस में, न्यूक्लिक एसिड के केस में, या मैं ये कह दूं ना के बराबर होता है, लेकिन जीरो नहीं कहूंगा, ये ध्यान रखें आप। तो ओवरऑल बात ये बनी है कि सबसे ज्यादा पाया जाता है इम्यून रेस्पॉन्स प्रोटीन्स में, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स में, उसके बाद लिपिड्स में, और उसके बाद आपका न्यूक्लिक एसिड में, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर भी आप, ये जो ग्राफ सा है जो मैंने बनाया है, इसको आप थोड़ा ध्यान रखें। अब देखिए कई बार क्या होता है
जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लियस मीन्स आरएनए और डीएनए, न्यूक्लिक एसिड मतलब आरएनए और डीएनए, जो ये न्यूक्लिक एसिड होते हैं इनकी वजह से जो एंटीजेंस होते हैं, है ना, जो अगर कंपोजिशन न्यूक्लिक एसिड है तो हमारी बॉडी के अंदर ऑटो इम्यून रेस्पॉन्स जो है वो डेवलप हो जाता है। कुछ एंटीजेंस ऐसे हमारी बॉडी में डेवलप हुए हैं जो डीएनए और आरएनए जिनका कंपोजिशन है वो हमारे इम्यून सिस्टम को ही इंक्रीज कर देते हैं। ऑटो इम्यून सिस्टम जो है वो इंक्रीज हो जाता है, मतलब हमारी ऑटो इम्यून मतलब हमारी बॉडी खुद की सेल्स को ही खराब कर देना, मार देना, उसको हम क्या कहते हैं, ऑटो इम्यून सिस्टम बोलते हैं। तो उस केस में एक डिजीज हो जाती है, मैं लिखा हुआ है उसमें सिस्टेमिक ल्यूपस, लिखिए सिस्टेमिक ल्यूपस, और ये इसका एरिथ्रोमेटस, ये क्या है बेटा, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ध्यान रखें, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ये, ठीक है। तो इसमें क्या होगी, जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होंगी वो किसके अगेंस्ट डेवलप होंगी, न्यूक्लिक एसिड के अगेंस्ट, और न्यूक्लिक एसिड मतलब आरएनए और डीएनए, आरएनए एंड डीएनए जो है इनके अगेंस्ट हमारी बॉडी में क्या डेवलप हो जाएंगी, एंटीबॉडी डेवलप हो जाएंगी। अगर ये एंटीबॉडी हमारे न्यूक्लिक एसिड के अगेंस्ट डेवलप हुई है तो सीधे तो उस केस में तो हमारा न्यूक्लिक एसिड जो है खराब होगा, डैमेज होगा। अगर न्यूक्लिक एसिड डैमेज हो गया तो तुम्हारे पास बचेगा क्या, कुछ नहीं, सारा खराब हो जाएगा। तो उस केस में मे भी जो है डेथ वो पॉसिबल हो सकती है, ध्यान रखना। बाकी मैं पहले बोल ही चुका हूं कि न्यूक्लिक एसिड मे बी और मे नॉट बी बहुत ही कम इम्यून रेस्पॉन्स को जो है वो शो करते हैं, ठीक है। और बाई चांस अगर तुम यहां देखा जाए, अगर इनके अगेंस्ट हमारी बॉडी ज्यादा इम्यून रेस्पॉन्स डेवलप करे और हमारी बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप हो जाए तो उस केस में इनकी डेथ जो है वो पॉसिबल हो सकती है, ये मर सकते हैं और मरेंगे न्यूक्लिक एसिड, तो उस केस में तो हमारे पास कुछ बचेगा नहीं, ठीक है ना। उसकी जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उसके अंदर, बॉडी के अंदर भी डिफरेंट टाइप की जो कमियां हैं वो भी पॉसिबल इस केस में हो सकती है, ध्यान रखें, ठीक है। यहां तक ठीक है, चलो भाई। अब मैं एक बात और यहां पे कह दूं आपसे कि मॉलिक्यूलर मास है, साथ साथ ये भी बोल देता हूं मैं, मॉलिक्यूलर मास है तो इम्यून रेस्पॉन्स, तो इम्यून रेस्पॉन्स बताइए कैसा होगा, ज्यादा इम्यून रेस्पॉन्स, बिल्कुल जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा उतना ज्यादा इम्यून रेस्पॉन्स होगा। अगर मैं इसको इंक्रीज करता हूं तो साथ साथ ये भी इंक्रीज होगा। और कॉम्प्लेक्सिटी को भी आप ऐसे याद रख लें, कॉम्प्लेक्सिटी को भी ऐसे जैसे याद रखे हुए ऐसे इनको याद रख लें, कॉम्प्लेक्सिटी जितनी ज्यादा उतना ज्यादा इम्यून रेस्पॉन्स। तो ये सब समझने के लिए थोड़ा सा इनको याद रखें आप, 5-4 पॉइंट जो हैं इनमें से क्वेश्चन कई बार आ जाता है। अब देखिए एक और टर्म है बड़ी इंपॉर्टेंट है और आप लोगों ने पढ़ भी रखी होगी, ना पढ़ रखी हो देखो, भारती क्या नाम तुम्हारा और दूसरी गुड़िया, हो गए बेटा? एक टर्म और है, उस टर्म को बोलेंगे हम एडजुवेंट्स। कौन बताएगा व्हाट इज द एडजुवेंट्स? एडजुवेंट्स कौन बताएगा, क्या होते हैं एडजुवेंट्स? देखिए एंटीबॉडी के साथ बाइंड करेंगे, इम्यून रिस्पांस को इंक्रीज करेंगे। एंटीबॉडी के साथ, एंटीजन के साथ, हाँ, वो मॉलिक्यूल्स जो एंटीजेंस के साथ बाइंड होते हैं और उस एंटीजेंस की इम्यूनोजेंसिटी को इंक्रीज करते हो उनको हम क्या कह देंगे, एडजुवेंट्स बोलेंगे। दोबारा सुन लीजिए, एडजुवेंट्स आर मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स कहते हैं या प्रोटीन्स कहते हैं या जो भी कह सकते हैं, मॉलिक्यूल्स जो बाइंड होते हैं किसके साथ, एंटीजेंस के साथ, और एंटीजेंस के साथ बाइंड हुए फिर इस एंटीजेंस की जो इम्यूनोजेंसिटी है, और इम्यूनोजेंसिटी मैंने बता दिया कि कैपेसिटी टू इंड्यूस इम्यून रेस्पॉन्स, उसको इंक्रीज करते हो, उसको हम क्या कहेंगे, एडजुवेंट्स बोलते हैं। सुनी तो बात क्लियर, ठीक है। और हेप्टीन के केस में ध्यान रखना वहां कंजुगेट्स थे, हाँ,
वो तो उन हैप्टीज को कन्वर्ट करवा रहे थे किसके अंदर, एंटीजन के अंदर। यहां तो ऑलरेडी एंटीजन है। नॉर्मल मैं ये बोल देता हूं कि ये एंटीजन अकेला जाता है बॉडी के अंदर, उस केस में ये 10 ग्राम इम्यून रेस्पॉन्स डेवलप कर रहा है। मैं जस्ट बोल रहा हूं एग्जांपल के तौर पर। अगर ये मॉलिक्यूल्स जो कि एडजुवेंट्स है इस एंटीजन के साथ बाइंड हो गया, देन तो फिर ज्यादा इम्यून रेस्पॉन्स जो है वो डेवलप होगा। तो एडजुवेंट्स आर दोज मॉलिक्यूल्स दैट बाइंड टू द एंटीजन्स एंड इंक्रीज द इम्यूनोजेनिसिटी ऑफ द एंटीजन इज नोन एज एडजुवेंट्स। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना जो एडजुवेंट्स हैं वो इम्यूनिटी को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, इम्यूनिटी को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। एडजुवेंट्स इम्यूनिटी को प्रोड्यूस नहीं करते। लिख लीजिए लाइन, ये अपने समझ लीजिए, ढंग से नोट कर लीजिए, डू नॉट प्रोड्यूस इम्यूनिटी। ठीक है, इस केस में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। एलम है जो कि बहुत स्लो या रेगुलर फेज में निकलता रहता है ना, स्लो निकलता रहता है, और जो आपका क्या करेगा उस एंटीजेंस की इम्यूनोजेनिसिटी एलम, ALLUM एलम, ठीक है, ये स्टडी और धीरे धीरे निकलता रहता है, जो एक तरह से एडजुवेंट्स की तरह काम कर रहा है और उस एंटीजेंस की इम्यूनोजेनिसिटी को जो है वो आपका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। सुनीता, ठीक है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, वो एंटीजेंस जो किसी होस्ट के बहुत क्लोज है, बहुत सिमिलर है, वो उतना ही कम इम्यून रेस्पॉन्स डेवलप करेगा, और जो जितना ज्यादा डिफरेंट होगा, जितना ज्यादा अलग होगा, वो उतना ज्यादा इम्यून रेस्पॉन्स को डेवलप करता है। ये बात आप ध्यान रखें। तो ये सारा जो है एंटीजेंस के बारे में लगभग मैंने आपको करवा दिया है, इसमें से कुछ बचा नहीं है जहां से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये सारा जो है अपना अच्छे से इसको रिवाइज कर ले और समझ लें कि क्या है क्या नहीं है। कल हम डिस्कस करेंगे इस एंटीजेंस के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी डेवलप हुई है, और एंटीबॉडी से क्वेश्चंस नेट में श्योर होता है कि पूछा जाएगा। 5 टाइप की एंटीबॉडी होती हैं, उनका इम्यूनोइलेक्ट्रोफोरेसिस क्या क्या होता है, कैसे कैसे, वो सारा करेंगे हम। पहले तो बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उसकी, उसके बाद हम इम्यून रेस्पॉन्स में पढ़ेंगे कि किस टाइप की एंटीबॉडी जो है डेवलप होती है।